उच्चारण स्थान के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब प्रयत्न के विषय में पढ़ लेते हैं। तो वर्णों संस्कृत वर्णमाला में स्थान और प्रयत्न का स्थान और प्रयत्न का बेहद ही महत्व है और ये अलग अलग होते हैं। स्थान अलग होते हैं, प्रयत्न अलग होते हैं। इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि स्थान जो कंठ ताल इत्यादि होते हैं उनको स्थान कहते हैं। अब प्रयत्न, प्रयत्न पहले दो होते हैं। प्रयत्न दो होते हैं, पहले अभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अब इनके भी भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न एकादश 11 प्रकार के होते हैं। इसमें दे रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्रम से। इस प्रकार अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो पहले इसी पे एक प्रश्न बन जाएगा कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, ये हो गया उत्तर। अब फिर अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न बन जाएगा, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न पहले समझ लेते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने स्थान के विषय में समझा कि स्थान किसे कहते हैं, वैसे ही प्रयत्न किसे कहते हैं। तो प्रयत्न के विषय में बहुत स्पष्ट सीधी सीधी लाइन में हिंदी में दे रहे हैं कि फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख नासिका कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ अर्थात उच्चारण के लिए किए गए यत्न प्रयास को ही प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयास कहिए प्रयत्न कहिए, दोनों एक ही बात है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार है, फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख नासिका कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अर्थात वक्ता द्वारा, जो बोल रहा है वक्ता द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार, अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आभ्यंतर और बाह्य, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। 2 प्रयत्न होते हैं, प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। इसी प्रकार तो इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न जब उच्चारण वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो मुख के अंदर क्रिया होती है, जो प्रयास होता है, जो इफर्ट किया जाता है जीवा द्वारा या प्राणवायु द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय, तो ये आभ्यंतर प्रयत्न इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जब उच्चारण करते हैं तो ये सारी क्रिया जो मुख के अंदर जो जिह्वा प्रयत्न करती है श्वास प्राणवायु को मिलाकर, तो ये सब सारे प्रयत्न मुख के अंदर होते हैं। वक्ता देखता नहीं है, मुख के अंदर वो सब प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको अभ्यंतर कहते हैं। अर्थात मुख के अंदर ही जिह्वा द्वारा ये सब प्रयास किया जाता है, इसी कारण ये आभ्यंतर अर्थात अंदर अंदर जो होता है प्रयास, उसी को अभ्यंतर कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर अर्थात वक्ता इनको देखता नहीं है, बस महसूस करता है। मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ये हैं स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, विवृत, ईशत विवृत, तत्र स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, ईशत विवृत, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, ईशत विवृत और विवृत। इसमें दिखा दे भी रहे हैं। स्पृष्ट ये पहला हो गया, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, फिर विवृत, फिर ईशत विवृत और संवृत। पांचवा जो है संवृत यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, तो स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, स्पृष्ट ईशत पृष्ठ, ईशत स्पृष्ट और विवृत, ईशत विवृत, ईशत विवृत और संवृत। इस प्रकार स्पृष्ट, ईशत, ईशत पृष्ठ, ईशत विवृत,
यहाँ पे पहले विवृत हो गया, फिर ईषत विवृत आएगा। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, तो विवृत, ईषत विवृत और समृत। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऐसे ही क्रम से आएंगे ये लोग। ये सारे प्रयास, ये प्रयत्न जो है क्रम से आएंगे। इनको ऐसे ही ये कोड के रूप में याद कर लेना चाहिए हम लोगों को। वैसे लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पे जब आप पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण कायदे से हम लोगों को याद ही होना चाहिए। तो उसमें सब कोड के रूप में, ऐसे सूत्रों के रूप में दिया गया है, बेहद आसान है उनको याद करना। तो स्पृष्ट किसे कहते हैं? तो स्पृष्ट जिह्वा द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करना ही, अर्थात उच्चारण काल में जब वर्णों का उच्चारण मनुष्य करता है तो उस उच्चारण काल में, उच्चारण के उस उच्चारण काल में या फिर उस वहाँ उच्चारण के समय मनुष्य वक्ता द्वारा उच्चारण वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करना ही स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। अर्थात जब मनुष्य बोलने का प्रयास करता है तब जो क्रिया होती है मुख के अंदर, अर्थात जिह्वा जो है उच्चारण स्थानों, विभिन्न वर्णों को उच्चारित करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको बोलने के लिए, वैखरी वाणी में बोलने के लिए विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, तभी उनका शुद्ध रूप से उच्चारण हो पाता है। जैसे दंती स है, तालव्य श है, मूर्धन्य श है। जब हम तालव्य श का उच्चारण करेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे, तो यहाँ पे दूसरा प्रयास करना पड़ा। अब जब मूर्धन्य श का उच्चारण करते तो श बोलेंगे इस प्रकार। अब जब दंती स का उच्चारण करते तो स बोलेंगे इस प्रकार। देखिए, तीन सकार है और तीन तीन जब उनको उच्चारण करते हैं तो तीनों के तीन प्रकार के प्रयत्न करने, तीनों को बोलने के लिए तीन प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब उच्चारण काल में वक्ता जब बोलना प्रारंभ करता है तो उसके बोलने उस उच्चारण काल में या फिर बोलने के समय, उस बोलने के दौरान भी आप कह सकते हैं, उस उच्चारण काल के समय या बोलने के दरमियान जिह्वा द्वारा मुख के अंदर जो विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है उन्हीं को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अब इसमें स्पृष्ट प्रयत्न में कितने वर्ण आते हैं? तो क से म तक, क से लेकर म तक, अर्थात कु चु टू तू पू जिनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, इनको आप क से म कहिए या फिर कु चु टू तू पू कह दीजिए। कु चु टू तू पू, एक कोड हो गया, ये कोड हो गया। तो स्पृष्ट प्रयत्न कहिए या फिर क से म तक कहिए या फिर कु चु टू तू पू कह दीजिए। ये सब इस प्रकार, ये जो 25 है, इनकी संख्या 25 होती है। तो ये जो 25 वर्ण है इनको स्पृष्ट प्रयत्न, इनको स्पृष्ट कहा जाता है। अर्थात इनका उच्चारण करते समय जिह्वा विभिन्न स्थानों को स्पर्श, जहाँ से जो वर्ण निकलता है, उच्चरित होता है, उसका जो उत्पत्ति स्थल है, उन उत्पत्ति स्थलों को जिह्वा स्पर्श करती है, जाके छूती है, तब उन वर्णों को बोलती है। उच्चारण करने में वो स्पर्श करके ही प्रयास करती है, तब फिर वो सारे वर्ण मुख के बाहर आते हैं वैखरी वाणी में, तब उनको वैखरी वाणी में अभिव्यक्त करती है जिह्वा। इसीलिए इनको स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। इसीलिए उच्चारण में जिह्वा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब ईषत पृष्ठ किसको कहते हैं? ईषत पृष्ठ, विवृत, ईषत विवृत, इसके पश्चात समृत का स्थान आता है। ये सारे क्रम से ही हम लोगों को याद करने चाहिए। उल्टा पुल्टा थोड़ा सा याद करने में अटपटा लगता है, वर्णों को थोड़ा सा क्रम बैठाने में भी दिक्कत होती है और समझने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्रम से ही, ये सब क्रम से ही आ रहे हैं। पहले स्पृष्ट को, फिर ईषत पृष्ठ आएगा, फिर विवृत आएगा, फिर ईषत विवृत आएगा और फिर समृत आएगा सबसे अंत में। तो ईषत पृष्ठ किसे कहते हैं? जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा, उच्चारण काल के समय, अर्थात वक्ता जब बोलते समय बोलना प्रारंभ करता है तो बोलने के दरमियान जिह्वा जब उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श करके वर्णों को उच्चरित करती है या बोलती है, तब ईषत पृष्ठ, तब उस प्रयास को ईषत पृष्ठ प्रयास या प्रयत्न कहा जाता है। जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाना ईषत पृष्ठ कहा जाता है। अब ईषत पृष्ठ कौन कौन से वर्ण है? तो ईषत पृष्ठ के अंतर्गत य, र, ल, व आएंगे। अर्थात आप जिनको अंतस्थ कहते हैं, जिनको अर्धस्वर हम लोग कहते हैं, वही चारों वर्ण मिलके ईषत पृष्ठ हैं। तो इस प्रकार ईषत पृष्ठ के अंतर्गत क्या है? 25 वर्ण है, क से म तक। और ईषत पृष्ठ के अंतर्गत कौन है? ये 4 वर्ण हैं। इनकी संख्या वैसे लिख देते हैं। और वो वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व, अर्थात अंतस्थ। इनको अंतस्थ भी कहते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति इनकी हुआ करती है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो ईषत पृष्ठ के अंतर्गत 4 अर्धस्वर या फिर अंतस्थ वर्ण आते हैं। विवृत किनको कहते हैं? तो वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख खुला रहता है तो
जिह्वा के इस प्रयत्न को विवृत कहते हैं। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। सभी स्वर, यहाँ पे सभी स्वर अर्थात अच, यहाँ पे सीधे सीधे आप अच कह सकते हैं। जितने भी अच वर्ण है, अच अर्थात स्वर के अंतर्गत जितने भी वर्ण है, विवृत के आगे ऐसे अच बना लीजिए। अच, विवृत, अच, इसको ऐसे याद कर लीजिए। हिंदी में आप याद कर रहे हैं चार्ट को। वैसे हम लोगों को तो गुरुजी ने सब लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी से रटाया था, फिर भी आप लोग हिंदी के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसको विवृत अच ऐसे याद कर लीजिए। तो इसका अर्थ है कि विवृत के अंतर्गत सारे स्वर आएंगे। और ईशत स्पृष्ट, तो ये 4 है। इनको अंतस्थ करके कोड करके भी आप याद कर सकते हैं, या फिर 4 ही लिख लीजिए। और इसके अंतर्गत 25। फिर इसके पश्चात कह रहे हैं ईशद विवृत किसको कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है। यहाँ पे क्या है? मुख पूरा खुला रहता है। विवृत में विवृत में अर्थात स्वरों के उच्चारण काल के दौरान मुख पूरा खुला रहता है, किंतु ईशत विवृत के अंतर्गत थोड़ा खुला रहता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईशत विवृत कहते हैं। अब ईशत विवृत में कौन कौन से स्वर आएंगे? तो सारे जो ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म में तालव्य सकार, दंती सकार और दंतव्य सकार तथा हकार, ये 4 आते हैं। अर्थात ऊष्म के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि ऊष्म कहने का कारण क्या है? ऊष्म वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा श्वास जो है वो थोड़ा गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है, क्योंकि प्राणवायु को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है और वो थोड़ा सा गर्म हो जाती है। उस गर्मी के कारण इनका नाम ऊष्म वर्ण पड़ा है। आप इसको ऐसे ही याद करें कि इनके उच्चारण के समय जिह्वा जब प्रयास करती है इनके उच्चारण के समय, इनके उच्चारण के लिए, तो प्राणवायु थोड़ी सी गर्म हो जाती है। गर्मी के कारण इनको ऊष्म कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ आप ऐसे 4 लिख लीजिए। तो इस प्रकार स्पृष्ट में कितने वर्ण आए? 25 आए। ईशत पृष्ठ में कितने आए? 4 हैं। और उनके नाम क्या है? य, र, ल, व। अच के अंतर्गत, विवृत के अंतर्गत सारे अच आ गए, सारे स्वर आ गए। और ईशत विवृत के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आ गए, गर्मी वाले वर्ण। आप ऐसे भी कोड करके, ऐसे भी अधिगम का स्थानांतरण अर्थात चीज़ें याद करने के लिए कोड किया जाता है, तो ऐसे ही कोड करके आप याद कर सकते हैं। ये हो गया। अभी समृद्ध है, समृद्ध बचा है। अभ्यंतर प्रयत्न में समृद्ध बचा है। हम लोगों ने 4 पढ़ लिया। समृद्ध बचा है, इसके पश्चात बाह्य प्रयत्न है, तो इनको पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य भी करा देते हैं। अब समृद्ध के अंतर्गत है। समृद्ध क्या है? ये अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत है। समृद्ध इसकी परिभाषा क्या है? तो वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृद्ध कहते हैं। ये समृद्ध की हो गई परिभाषा। अब इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आकार जो है इसके उच्चारण में होता है। समृद्ध केवल आकार, ह्रस्व आकार के संबंध में ही इसके नियम लागू होते हैं। समृद्ध के नियम, तो यह भी प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा में इसकी 2 दशाएं होती हैं कि कब यह स्वर का कार्य करता है, कब यह किस दशा में यह विवृत होता है, विवृत का कार्य करता है, और किस दशा में यह समृद्ध का कार्य करता है। तो इसके संबंध में वहाँ उच्चारण के जो नियम है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, वहाँ यही कह रहे हैं कि प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा, आकार के संबंध में 2 दशाएं होती हैं, प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा। तो इसकी 2 दशाएं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कब ये विवृत के अंतर्गत आएगा, अर्थात तो जो स्वरों के अंतर्गत ये कब आएगा और कब यह समृद्ध के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बाह्य प्रयत्न आता है। बाह्य प्रयत्न क्या है? तो इनकी परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है, फेफड़े से लेकर कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनके 11 एकादश भेद होते हैं। इस प्रकार 11 भेद होते हैं। तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात,
तथा स्वरित। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार है। ये 11 बाह्य प्रयत्न है। तो ऐसे इनका चार्ट बना के हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। विवार श्वास अघोष के अंतर्गत कौन आते हैं? तो खर। प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का वर्ग अर्थात जो स्पर्श वर्ण है, कु चु टू तु पू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत सीधे सीधे आप खर प्रत्याहार याद कर लीजिए कि खरो विवारा श्वासा अघोषाच, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति आ रही है वो याद रहे तो ये बड़ी आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। खर के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आते हैं। तालव्य शकार आता है, मूर्धन्य शकार आता है और दंती सकार, तीनों सकार आते हैं। तो इस प्रकार खर के अंतर्गत 13 वर्ण आएंगे। अब संवार नाद घोष कौन कौन से होते हैं? संवार नाद घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत अर्थात वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं। उसके पश्चात य र ल व और हकार आते हैं। तो ये 5 हो गए और ये 3 हो गए। तो हर्ष के अंतर्गत कुल 20 वर्ण आएंगे। वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें होगा तो 3 5 15, ये इनकी संख्या 15 हो गई और ये 5 हो गए तो 15 5 20। और अल्प प्राण किन्हें कहा जाता है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं तथा अंतस्थ वर्ण जो अर्धस्वर हैं 4 वे आ जाते हैं। तो यहाँ भी यहाँ 19 आएंगे, उनकी संख्या 19 हो जाएगी। अब महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वर्ण? तो महाप्राण के अंतर्गत वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण आते हैं और ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि श तीनों शकार आते हैं और हकार आता है। तो ये 4 हो गए, 2 पंचे पांचों वर्ग के 10 ये हो गए और 4 ये हो गए, 14 वर्ण आ गए इसके अंतर्गत। और यहाँ पे वर्गों के पहले तीसरे पांचवें तो 3 5 15 15 ये हो गए और 4 ये हो गए, 19 हो गए। अब उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण के भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित भी भेद होते हैं। उसके पश्चात अनुनासिक अननुनासिक भी भेद होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर वर्णों के 18 भेद होते हैं। केवल ए ऐ ओ औ को के 12 भेद होते हैं क्योंकि वहाँ पे ह्रस्व का अभाव होता है, और ऋकार के 12 भेद होते हैं क्योंकि वहाँ पे दीर्घ का अभाव होता है। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत उच्चारण स्थान पढ़ लिया। अब इसमें थोड़ा सा अभ्यास कार्य आ रहा है, अभ्यास कार्य भी करा देते हैं। अब व्याकरण विधि के वर्ण विचार का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब अभ्यास कार्यम आ रहा है। तो अभ्यास कार्यम में 5 प्रश्न दे रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए अभ्यास कार्य करना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें दे रहे हैं कि अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखतु। इसका अर्थ आशय है, ये दोनों सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं दोनों ही पद। तो इसका अर्थ है कि नीचे लिखे गए प्रत्याहारों में परिगणितान वर्णान, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं और द्वितीय बहुवचन में बना है। नीचे लिखे गए प्रत्याहारों में परिगणित अर्थात इनके अंतर्गत आ रहे वर्णों को लिखो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो इस प्रकार ये प्रत्याहार आ रहे हैं, इनमें कितने वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम लोगों को लिखना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ गए तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है, फट से पहले सारे 14 माहेश्वर सूत्र लिख लेने चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आ ई उड़ रील री क ए ओंग ऐ औ च सारे माहेश्वर सूत्र लिख लेंगे तो फिर आसानी से प्रत्याहार बना लेंगे। आ ई उड़ा रिलिका ए ओंगा आई आओच है वरट है वरट लड़ यमंगड़नम यमंगड़नम झभइया घढ़ दश
घटधश जब गडदश घटधश जब गडदश जब गडदश यमंगड़नम झवैया घटधश जब गडदश खफ छठ थ खफ छ ठ थ च ट त व खफ छठ त व खफ छठ थ च ट त व कपय कपय फिर श श स र इसके पश्चात हल। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। तो अब प्रश्न में दे रहे हैं अधोलिखितेषु अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। तो ई का प्रत्याहार पहले ई का प्रत्याहार आ रहा है यहाँ पे, फिर उसके पश्चात जश आ रहा है दूसरे नंबर पर, फिर एच आ रहा है तीसरे नंबर पर, फिर हश आ रहा है, फिर अट और फिर झश आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्रम से लिखा वैसे ही क्रम से आ रहा है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 5 प्रश्न हैं इसमें, इस अभ्यास कार्य में। तो यहाँ पे इक दे रहे हैं, तो इक के लिए यहाँ पे देखिए ये इकार लिया, यहाँ से इकार को ले लिया और यहाँ से इस हलंत ककार को ले लिया। तो इस प्रकार इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं वह है ई उ री रे। इस प्रकार इसके अंतर्गत इक के अंतर्गत इस ककार को नहीं रखेंगे। जो वर्णों की गणना होगी इक प्रत्याहार के अंतर्गत वो 4 ही आएंगे। प्रत्याहार विधायक जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वो यही कहता है कि अंत्यित संज्ञक वर्ण से अंत्यित संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण मध्य वर्ण, आदि वर्ण में इकार हो गया, आदि वर्ण मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। तो यहाँ पे ककार जो हलंत सहित आ रहा है इसकी हलंत्यम शीत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? तो वर्णों के अंतर्गत 4 ही आएंगे। हलंत से जो ककार है उसको नहीं लिखा जाएगा। इसके पश्चात जश प्रत्याहार आ रहा है। तो जश के अंतर्गत देखेंगे जश कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जश, जश प्रत्याहार है। तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत ये जब गडद अर्थात वर्गों के तीसरे वर्ण आ रहे हैं। जब गडद जब गडद जब गड इसमें क्या आएगा, जब गड द श जब गड द श इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार है ये ज हो गया, ब हो गया, जब गड द ये गकार हो गया क वर्ग का, जकार हो गया च वर्ग का, और ये हो गया प वर्ग का, ये हो गया ट वर्ग का और ये हो गया त वर्ग का। इस प्रकार वर्गों के तीसरे वर्ण आ रहे हैं। तो जश के अंतर्गत आएंगे ज ब ग ड और द, इतने वर्ण आएंगे। फिर एच दे रहे हैं। तो एच के अंतर्गत ऐ और यहाँ से केवल ऐ और औ आएंगे, ऐ और औ आएंगे। फिर हश प्रत्याहार दे रहे हैं, हश प्रत्याहार। तो हश के अंतर्गत हकार यहाँ आ रहा है, इस हकार को जोड़ेंगे, इस शकार को जोड़ेंगे, हकार और शकार को जोड़ देंगे, जोड़ के ये प्रत्याहार बना है। तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो ह हो गया, य हो गया, र हो गया, ह य व र, इन सब में हलंत भी रखेंगे क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। ह य व र, फिर लकार लिखा, इसके पश्चात यमंग ड़ यमंगड़ न न हो गया। इसके पश्चात फिर झ आ रहा है
और भ आ रहा है, झ भ, फिर घ ढ ध, घ ढ ध आया, फिर ज ब ग ड द, यहीं पे लिख देते हैं, ज ब ग ड और द आ गया। सब में हलंत लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनका स्वर रहित बोध कराया जा रहा है। ये व्यंजन है, स्वर रहित इनको बोध कराया जाएगा यहाँ पे, इसलिए हलंत नीचे लगाएंगे क्योंकि इनमें स्वर नहीं है। तो कितने वर्ण आ रहे हैं हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वर्ण आ रहे हैं। तो ये हो गए सारे अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं, उसके पश्चात हकार आ रहा है, फिर गकार आ रहा है, अर्थात वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ रहे हैं इसके अंतर्गत, अंतस्थ वर्ण आ रहा है और हकार आ रहा है। इस प्रकार भी हम लोग गिन सकते हैं। अब अट प्रत्याहार देखेंगे तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत ये इस आकार को लेंगे और टकार कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है टकार, अर्थात सारे स्वर आ जाएंगे, अट के अंतर्गत सारे स्वर आ जाएंगे और अंतस्थ वर्ण आएंगे। अंतस्थ में केवल य व र आएगा, हकार आएगा, लकार नहीं आएगा। तो अट में अ ई उ री री, फिर ए ओ, उसके पश्चात आय औ आएगा, आय औ, और फिर आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ह य व र। टकार को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इसके पश्चात आ रहा है झष प्रत्याहार। तो झष प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? झष कहाँ से लिया जाएगा? यहाँ से लिया जाएगा, ये झकार है, झ ये झकार लेंगे और इस शकार को लेके जोड़ देंगे, बन जाएगा झष प्रत्याहार। तो झष प्रत्याहार में आएंगे, झ आएगा, झ भ, इसके पश्चात घ ढ ध ज ब ग ड द, सब में हलंत लगा देंगे। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। तो इसका आशय है कि यहाँ पे गकार आ रहा है, गकार और घकार आ रहा है, तो इसका आशय है कि इसमें वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आ रहे हैं, तीसरे और चौथे वर्ण आ रहे हैं। अब प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग से दो दो वर्ण आ गए तो 2 पंचे 10, इसी प्रकार इसीलिए 10 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्ण आ रहे हैं। वर्गों के जो स्पर्श वर्ण है कुचु टुतु पु, ये वर्ग हैं 5, उन पांचों वर्गों के दो दो वर्ण तीसरे और चौथे वर्ण आ रहे हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही लिखा जाएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए परीक्षा में तो हम लोगों को फटाक से पहले ये माहेश्वर सूत्र लिखने चाहिए, फिर उन्हीं को देख के प्रत्याहार बना लेना चाहिए, प्रत्याहार बना के सारे वर्ण निकाल लेना चाहिए, और ये बेहद ही जल्दी हो जाता है। अच्छा होगा कि अभ्यास में जितने आ रहे हैं प्रश्न, इन लोगों को, इन सारे प्रश्नों को और ये जितने प्रत्याहार आ रहे हैं इन सभी प्रश्नों को, इन सारे प्रत्याहारों को हम लोगों को याद किए रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में समय बचेगा। इन सब से ये जो कच्चा कार्य करने से बचेंगे तो आगे पढ़ने में समय दे पाएंगे बाकी प्रश्नों को। और नहीं भी याद है तब भी प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो माहेश्वर सूत्र पहली सीढ़ी है, इसको सदैव पहले ही याद कर लेना चाहिए। ये याद रहता है तो प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य में ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा।
5 ही प्रश्न है, एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन चारों प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारणम, उच्चारण स्थानम कह रहे हैं, उच्चारण स्थानम लिखत। ये षष्ठी बहुवचन में है, ये वर्णानाम भी षष्ठी बहुवचन में है। तो इसका आशय है कि अधोलिखितानाम वर्णानाम, नीचे लिखे गए वर्णों के उच्चारण स्थान लिखो या फिर लिखिए। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानम लिखत या उच्चारण स्थान को लिखो। तो इस प्रकार ये द्वितीयांत हो जाएगा। ये षष्ठी बहुवचन में है, ये द्वितीय एक वचन में हो जाएगा यदि आप को लगाओगे तो। अन्यथा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नीचे लिखे गए वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो इस प्रकार लिखिए, लिखत, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। तो ये इस प्रकार ये 4 वर्ग दिए गए हैं, हम लोगों को पहचानना है कि ये किस वर्ग के हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। 4 वर्ग दिए गए हैं, ये इनके उच्चारण स्थान को पहचान कर लिखना है। परीक्षा में ऐसे ही आएगा, इसलिए अभ्यास कार्य करवा दे रहे हैं। ये आप लोगों के काम का है, इसी प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो ये दे रहे हैं, पहले नंबर पे दे रहे हैं क वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में सीधे कह रहे हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ क वर्ग, अ क वर्ग ह और विसर्ग। आप ऐसे समझ सकते हैं, अ क वर्ग ह, अ क वर्ग ह, और यहाँ पे पीडीएफ में यही सिर्फ दे रहे हैं कि अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। दूसरे नंबर पे प्रश्न, तो अ क वर्ग ह और विसर्ग, विसर्ग में ऐसे ही रख दे रहे हैं, ये हो गया विसर्ग का स्थान हो गया। तो अ क वर्ग ह और विसर्ग ये क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका स्थान कंठ है। तो कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो अ कहने का अर्थ है कि ये अ अपने 18 भेदों सहित आएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 भेद होते हैं, उसके पश्चात उदात, अनुदात और स्वरित फिर 3 भेद होते हैं, फिर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से इनके 18 भेद हो जाते हैं। 18 भेद हो जाते हैं। तो ये आकार जो आ रहा है ये अपने 18 भेदों सहित आ रहा है। इसके यह आकार कहने का अर्थ है कि ये ह्रस्व आकार तो होगा ही, इसके साथ दीर्घ आकार भी होगा, अर्थात अ और आ दोनों ही यहाँ पे दोनों का अध्याहार हो रहा है। और आकार, यह आकार जो है यह अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत है, संवृत प्रयत्न में आता है। इसका जो प्रयत्न है अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत है, यह संवृत के अंतर्गत आता है। संवृत के अंतर्गत भी इसका दो दशाओं में इसका उच्चारण किया जाता है। एक पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं। यहाँ पे चर्चा चूंकि आया था तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रक्रिया दशायाम, तो ये आकार है, आकार पीडीएफ में सिर्फ कुछ नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ में सिर्फ इसकी एक दशा होती है प्रक्रिया और एक दशा होती है प्रयोग। तो ये प्रयोग दशा में प्रयोग दशा में ये संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में यह विवृत होता है। इस प्रकार प्रयोगे संवृतम और प्रयोगे संवृत, प्रक्रिया विवृत। यद्यपि ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है, किंतु इसके उच्चारण की 2 दशाएं होती हैं। जब प्रक्रिया दशा में इसका प्रयोग होगा तब यह विवृत अर्थात स्वरों के अंतर्गत आएगा। जब प्रक्रिया दशा में इसका प्रयोग दशा में इसका प्रयोग होगा, इसका उच्चारण में प्रयोग किया जाएगा, तब यह संवृत हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान जो है वो संवृत हो जाएगा, अन्यथा विवृत रहेगा। तो अब इसके पश्चात जो आ रहा है प्रश्न, क वर्ग हो गया, ट वर्ग आ रहा है। ट वर्ग में क वर्ग में सारे वर्ण भी दे रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे लिख लेते हैं क वर्ग में जितने वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रहे हैं। क हो गया, क, ख, ग, घ और अंगा। इस प्रकार सब में से हलंत लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, ऐसे कॉमा लगा देंगे, अलग कर देंगे।
इसके पश्चात ट वर्ग आ रहा है, तो ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। फिर प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार तो अ का वर्ग ह और विसर्ग ये इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ट वर्ग ऋतु लसानाम दंता कहते हैं। री ट वर्ग ये उकार और प वर्ग, उकार और प वर्ग ये सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, ओष्ठ लिख दे रहे हैं। ये इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा के अंतर्गत आएगा री आएगा, ऋतु रषाढ़म मूर्धा कहते हैं, तो री रकार आएगा, ट वर्ग आएगा और मूर्धन्य शकार आएगा। रकार, ऋतु रषाढ़म रकार आएगा, मूर्धन्य शकार आएगा और ट वर्ग आएगा। ट वर्ग ये हो गए मूर्धा। इनको सरल भाषा में समझने के लिए। और ओष्ठ के अंतर्गत उ और प वर्ग, उ और प वर्ग, इसमें उ और प वर्ग। फिर इचु यशानम तो ई च वर्ग या और श, ये इचु यशानम तालु, ये तालु है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो कंठ हो गया, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ और तालु, इतने आ रहे हैं। वर्गों को ऐसे ही पहचानना होगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। उच्चारण स्थान हम लोगों ने पढ़ा कि स्थान और प्रयत्न भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है उदाहरणम उदाहरणम अनुसृत्य। इसको जब तोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्य लिखत। उदाहरणों का अनुसरण करके वर्णों को ये द्वितीय बहुवचन बना है, वर्णों को अलग करके लिखो। लिखो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो जैसे गजह का उदाहरण दे रहे हैं, तो इनका विच्छेद करने, इनको अलग अलग करके पृथक करके दिखाना है। इनका विच्छेद करके, सारे वर्णों को विच्छेद करके अलग अलग करके दिखाना। गजह है तो जब गकार से गकार को स्वर रहित कर दिया तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, इसका स्वर निकल के यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस किया, फिर जकार लिखा, हलंत लगा दिया, उसके अंदर का जो स्वर था उसको निकाल के बाहर कर दिया तो आकार यहाँ आ गया। फिर प्लस किया और फिर जो विसर्ग आ रहा है उसको लिख दिया। इसी प्रकार कमलम भोजनम गच्छति अनुपतति और रावण का भी वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे वर्ण विच्छेद की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, रुचिरा कक्षा 6 में पढ़ा है, वर्ण विच्छेद पढ़ा है। तो कमलम है, पहले क लिखा, क में हलंत लगा दिया तो इसके अंदर जो विसर्ग जो स्वर था वो अलग हो गया, स्वर निकल के बाहर आ गया, तो इसको प्लस करके स्वर को बाहर लिख दिया, अकार लिख दिया। फिर मकार लिखा, इसके अंदर जो स्वर विद्यमान था आकार उसको निकाल दिया। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हलंत लगा दिया। हलंत लगा दिया तो इसका आशय है कि इसके अंदर जो स्वर विद्यमान था वो निकल गया। अब जो मकार के अंदर जो स्वर था उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो इसके अंदर आकार लिखा, आकार छिपा हुआ है, आकार को बाहर लिख दिया। फिर लकार लिखा, लकार में हलंत लगा के इसके अंदर जो आकार छिपा हुआ था, आकार विद्यमान था, स्वर आकार, ह्रस्व आकार या फिर ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। ह्रस्व आकार ये स्वर के अंतर्गत आता है, तो ह्रस्व आकार को निकाल के बाहर कर दिया। अब इसको आकार को यहाँ पे लिख दिया, इस ह्रस्व आकार को, इस स्वर को यहाँ पे लिख दिया। तो हो गया ये क म ल। इसके पश्चात जो हलन मकार आ रहा है हलन से, तो उसको ऐसे लिख दिया, हो गया इसका वर्ण विच्छेद कमलम। अब भोजनम, तो यहाँ पे पहले भकार लिखा, इसमें हलंत लगा दिया तो जो स्वर था, ओकार था, वो निकल गया। अब इस ओकार को मूल रूप में यहाँ पे रख दिया। फिर प्लस किया, फिर जकार लिखा, इसमें हलंत लगाया, इसमें जो आकार था इसको यहाँ लिखा। फिर नकार लिखा, इसमें हलंत लगाया, इसमें जो स्वर लिखा रखा था, स्वर अंदर था, वो इसको निकाल के बगल में रख दिया। और फिर प्लस किया और जो मकार अंत में आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दिया, हलंत सहित ही लिखा जाएगा ये। फिर गच्छति है, तो पहले गकार लिखा, इसमें हलंत लगा दिया, प्लस किया, इसके अंदर जो आकार था इसको यहाँ लिखा। फिर च लिखा,
हलंत लगाया, फिर प्लस किया, छ लिखा, हलंत लगाया, प्लस किया, इसमें जो आकार था यहाँ लिख दिया निकाल के, फिर प्लस किया, फिर तकार लिखा, इसमें हलंत लगाया, और फिर जो ह्रस्व इकार आ रहा है ह्रस्व इकार को इसके बगल में रख दिया। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। गच्छति का वर्ण विच्छेद ये हुआ। अब अनुपतत का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले अकार लिखा, फिर प्लस किया, फिर नकार लिखा, नकार में हलंत लगाया, फिर इसमें जो उकार आ रहा है उसको यहाँ पे लिखा, फिर प्लस किया, फिर पकार लिखा, इसमें हलंत लगाया, इसमें जो आकार था यहाँ बगल में लिख दिया, फिर प्लस किया, फिर तकार लिखा, हलंत लगाया, इसमें जो आकार था यहाँ लिखा, फिर तकार लिखा, हलंत लगाया, और इसमें जो ह्रस्व इकार आ रहा है यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया अनुपतत का वर्ण विच्छेद। अब रावण का वर्ण विच्छेद करके तो रकार लिखा, प्लस लगाया, इसमें हलंत लगा दिया, इसमें जो दीर्घ आकार आ रहा था यहाँ पे लिखा बगल में, फिर प्लस किया, फिर वकार लगाया लिखा, इसमें हलंत लगाया, इसमें जो आकार आ रहा था यहाँ बगल लिखा, फिर प्लस किया, फिर ड़कार लिखा, इसमें हलंत लगाया, जो आकार था बगल में रखा और फिर बगल में लिख दिया, और फिर प्लस किया। प्लस करके अब जो विसर्ग आ रहा है इसको बगल में लिख देंगे ऐसे ही। ये हो गया रावण का वर्ण विच्छेद, रा व ड़ ह। अब चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम कुरु। तो उदाहरण को देखकर वर्णों का संयोजन की। यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना था और यहाँ पे वर्ण संयोजन करना है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अ लिख रहे हैं, फिर ह प्लस हलंत, ह में हलंत लगा दिया तो इसके अंदर जो आकार छिपा था ये बाहर आ गया, फिर प्लस करके इस हकार को यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस किया, फिर मकार लिख दिया। तो जब इनको जोड़ेंगे, संयोजन करेंगे इनका, तो बनेगा अहम। इसी प्रकार अब ये वर्ण विच्छेद दिया गया है, इसका संयोजन करके इस वर्ण विच्छेद के द्वारा कौन सा शब्द बन रहा है उस शब्द को पहचान कर वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे प है, प हलंत सहित है, उसके बगल में उकार, ह्रस्व उकार लिखा है, तो ये हो जाएगा पू। अब यहाँ पे दंती स है हलंत सहित, फिर तकार है हलंत सहित, तो ये इसके पश्चात अकार है, तो ये हो जाएगा पुस्ता, स्ता हो जाएगा। फिर यहाँ पे क है, उसके पश्चात दीर्घ आकार है, तो ये हो जाएगा का। फिर न है हलंत सहित, इसके पश्चात ह्रस्व इकार है, तो हो जाएगा नी, तो बनेगा ये पुस्तकानी, पुस्तकानी। ये हो गया। अब इसका संयोजन करेंगे तो यहाँ पे प है हलंत सहित, तो ये आकार है, तो ये बनेगा प। ठ है ई है, तो बनेगा ये पठी। अब यहाँ पे श मूर्धन शकार है हलंत सहित और यकार है हलंत सहित, तो ये बनेगा श। अब यहाँ पे आ है तो ये श्या, और ये म और ह्रस्व इकार जुड़ेगा तो मी बनेगा, पठी श्यामे, पठी श्यामी। इसका वर्ण संयोजन हो जाएगा पठी श्याम। फिर यहाँ पे ग है री है, तो ये हो जाएगा ग्री। ह है हलंत सहित, फिर आ है तो हो जाएगा ह, गृहम हो गया, ये है गृहम। अब श है, ओ है, तो ये हो जाएगा ये शो। अब भ है, उसके पश्चात आकार है, तो हो जाएगा भ, शोभ न म, शोभनम, शोभ शोभ न म, शोभनम। इस प्रकार संयोजन होगा, तो इस प्रकार शोभनम बनेगा। अब पांचवें में है भ, फिर अ है, तो ये बनेगा भ, हलंत सहित भकार है, फिर अ है तो बनेगा भ, फिर वकार है और ह्रस्व इकार है, तो बनेगा ये भ, हलंत सहित वकार है, ह्रस्व इकार है, तो ये बन जाएगा वी, भवी। अब हलंत सहित तकार है, फिर आकार है, तो ये बनेगा त, भवी त। अब व और य हलंत सहित है, तो ये बनेंगे व्य। अब इस आकार को भी जोड़ लेंगे तो बनेगा व्य, अम्मा, तो हो जाएगा भवितव्यम, भवितव्यम। इस प्रकार भवितव्यम, पुस्तकानि पठिष्यामि, गृहम शोभनम भवितव्यम। ये वर्ण संयोजन करके हम लोगों ने वर्ण जो पद बन रहे थे उनको ऐसे लिखा है। तो यहाँ वर्ण विच्छेद दिया गया, कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है, कैसे जो वर्ण विच्छेद किया हुआ रहता है उसका संयोजन कैसे किया जाता है, ये दोनों अभ्यास करवाया गया है व्याकरण विधि में। इसका अभ्यास हम लोगों ने रुचिरा कक्षा में कर लिया है।
वैसे ही चीज़ें सब यहाँ पे आ रही हैं। अब 5वें में है संयुक्त वर्णान पृथक कृत्य पूर्यत। कह रहे हैं कि संयुक्त वर्णों को ये क्या है, द्वितीय बहुवचन में आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है। द्वितीय बहुवचन में आ रहा है तो इसका अर्थ है संयुक्त वर्णों को अलग कर कर पूर्यत, पूर्यत का अर्थ है भरो। तो यहाँ पे क्ष है। ये संयुक्त वर्ण कैसे बना है, तो यहाँ पे क्ष है, क्ष लिखा हुआ है। यह किन किन वर्णों के मेल से बन रहा है, इसी बात को यहाँ पे दिखाना है, वर्ण विच्छेद करके ये दिखाना है। तो क है, अब यहाँ पे मूर्धन्य षकार लिख देंगे, इसमें हलंत लगा देंगे। तो क है हलन सहित, फिर मूर्धन्य षकार है हलन सहित, इसमें आकार भी छिपा हुआ तो यहाँ पे आकार लिख दिया, तो बना गया क्ष, क्ष बन गया। फिर त्र है तो यहाँ पे त लिखा, हलंत लगाया, फिर र लिखा है, हलंत लगा है इसमें। अब यहाँ पे फिर आकार लिख दिया, क्योंकि ये सारे वर्ण यहाँ पे स्वर सहित हैं, स्वर लिए हुए हैं अपने साथ। अब फिर इसके पश्चात स्र है तो यहाँ तालव्य श लिखेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, फिर रकार लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर आकार लिख दिया, आकार लिखा ही हुआ है तो हो गया ये श्र। फिर ज्ञ, ज्ञ कैसे बन रहा है, तो यहाँ ज लिखा है हलंत सहित, फिर इं लिखा है हलंत सहित। तो ये पूरा तो हो गया, किंतु इसमें स्वर भी है, उस स्वर को भी दिखाना है। तो ये आकार लिख दिया तो पूरा हो गया। ये हो गया वर्ण विच्छेद। ज्ञ का वर्ण विच्छेद ये हुआ, श्र का वर्ण विच्छेद ये हुआ, त्र का वर्ण विच्छेद ये हुआ, क्ष का वर्ण विच्छेद ये हुआ। अब इसके पश्चात ए कैसे बनता है, तो अ प्लस ई बराबर ए बना है। और उ कैसे, अ प्लस ई बराबर ए हुआ, और उ प्लस उ के साथ आकार जोड़ देंगे तो हो जाएगा ओ। आ प्लस उ बराबर ओ हो गया। उकार के साथ आकार लिख दिया तो ये हो गया ओ। दोनों को मिलाकर जब जोड़ा, संयोजन किया वर्णों का, तो हो गया ओकार। इस प्रकार हम लोगों ने व्याकरण विधि कक्षा 9-10 में जो चल रही वर्ण विचार के अंतर्गत जो मैटर आ रहा था, व्याकरण संबंधी जो नियम आ रहे थे वर्ण विचार संबंधी, वो सब पढ़ लिया और ये अभ्यास भी करा दिया, ताकि आप लोगों को और अभ्यास हो जाए, आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो। और परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आए, ऐसे ही प्रश्न, जैसे प्रश्न यहाँ पे जिस ढर्रे पे प्रश्न अभ्यास कार्य में करवाया जा रहा है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ऐसे ही हम लोगों को प्रकृति भी समझनी चाहिए कि जब बुकलेट में केवीएस टीजीटी संस्कृत परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और आकार का जो किन दशा में यह समृद्ध होता है, किन दशा में विवृत होता है, यद्यपि यहाँ पे चर्चा नहीं है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ही आभ्यंतर प्रयत्न में, जो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों में समृद्ध इसका प्रयत्न है। तो यह प्रयोग दशा में जब होता है, जब प्रयोग दशा में होता है तब यह समृद्ध होता है, अन्यथा यह प्रक्रिया दशा में जब आ जाता है तो विवृत होता है। तो इसकी दो दो प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ये आता ही है, तो इसके समृद्ध और विवृत दो प्रयत्न हुआ करते हैं। वह भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे भी प्रयोग हो, संभाषण के समय, लिखने के समय, तो जैसे भी उचित पड़े, जहाँ पे आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार यह समृद्ध भी बन जाता है, विवृत भी बन जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ लिया, पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।